इस आवाज को ध्यान से सुने। आपको क्या लगता है ये आवाज किस चीज की होगी? क्या ये आवाज किसी ड्रिलिंग मशीन की है या फिर किसी जंगली जानवर की? लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये आवाज हमारे सूरज की है। जी हाँ, हमारे सोलर सिस्टम के बादशाह सूरज की। ये वही स्टार है जिसने साइंसदानों की नींदें हराम की हुई हैं। लेकिन इस बार इसके अंदर वो चीज हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि साइंसदानों ने सूरज के दिल की धड़कन की आवाज को रिकॉर्ड कर लिया। जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सूरज के अंदर हार्ट बीट कैसे हो सकती है? क्या सच में सूरज के अंदर भी हम इंसानों जैसा कोई दिल मौजूद है? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि सूरज से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को आवाज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सबसे पहले हम इसी चीज के बारे में बात करते हैं। सूरज के डेटा को स्टडी करते हुए साइंसदानों को एक साइंसदान एलेक्स यंग की वीडियो मिली। इसने ये वीडियो 26 जुलाई 2018 को पब्लिश की थी, जिसमें इसने कहा कि जब भी किसी मटेरियल के अंदर पार्टिकल मूव करते हैं तो वो किसी न किसी तरह की वेव्स को खारिज करते हैं। आमतौर पर पार्टिकल्स की हरकत का दारोमदार किसी भी चीज के टेम्परेचर पर होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप ठंडे और गर्म पानी को एक जगह रखोगे तो ठंडे पानी के अंदर पार्टिकल इतनी तेजी के साथ मूव नहीं करेंगे जितनी तेजी के साथ गर्म पानी में करेंगे। अगर अभी भी आप नहीं समझे तो ये देखें, जब पानी के अंदर थोड़ी सी इंक डाली गई तो ठंडे पानी में पार्टिकल की स्लो हरकत की वजह से इंक नीचे चली गई, जबकि गर्म पानी में ये इंक गर्म पार्टिकल की वजह से फैल गई। जरा सोचिए, अगर गर्म पानी में इतना फर्क हो सकता है तो सूरज के अंदर क्या कुछ होता होगा, जिसकी वजह से सूरज के गर्म टेम्परेचर से क्रिएट होने वाली वाइब्रेशन जब वेव्स में तब्दील होती हैं तो साइंसदान इन्हें रिकॉर्ड करने के बाद इनकी फ्रीक्वेंसी को कंप्यूटर पर उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से सेट करने लगते हैं। और जैसे ही हम रिकॉर्ड करने वाली वेव्स के पैटर्न को आवाज में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है। यानी ये वो तरीका है जिससे साइंसदान सिग्नल्स को रिकॉर्ड करके उन्हें आवाज में कन्वर्ट करते हैं। नासा के एक इंस्टीट्यूट में एक बहुत एडवांस रेडियो टेलीस्कोप मौजूद है जिसने 13 जुलाई 2017 के दिन एक सोलर सिग्नल रिकॉर्ड किया। ये एक नॉर्मल बात थी, लेकिन इस सिग्नल के सिर्फ 10 सेकंड बाद ही साइंसदानों ने एक और सोलर सिग्नल को रिकॉर्ड किया और ठीक 20 सेकंड बाद एक और सिग्नल को रिकॉर्ड किया गया, वो भी कुछ इस तरह की फ्रीक्वेंसी के साथ। जब उस फ्रीक्वेंसी को पेपर पर उतारा गया तो वेव्स का पैटर्न कुछ इस तरह का बन रहा था जैसे ईसीजी में इंसानी हार्ट बीट का होता है। ये बात दो चीजों की वजह से बहुत ज्यादा अजीब थी। पहली बात ये थी कि बहुत ज्यादा तादाद में सोलर बर्स्ट का निकलना, क्योंकि अगर सोलर फ्लेयर्स खारिज होती भी हैं तो उन्हें इतनी तेजी के साथ रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। और दूसरी चीज ये थी कि सोलर सिग्नल में कभी भी किसी भी तरह का पैटर्न नहीं देखा जाता, क्योंकि सोलर फ्लेयर्स के निकलने से बहुत ज्यादा एनर्जी खारिज होती है। इन दोनों चीजों के अलावा इसका पैटर्न इतना ज्यादा इक्वल यानी एक जैसा नहीं था। इस चीज ने साइंसदानों को परेशान कर दिया कि क्या सोलर फ्लेयर्स के अलावा भी सूरज के अंदर कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसके बारे में उन्हें अभी तक नहीं पता। उसके बाद कुछ वक्त गुजरता है और फिर कोरोना आ जाता है, जिससे इसकी स्टडी लेट हो गई। लेकिन फिर नंजिंग यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट यॉन कोन कुआ की एंट्री हुई। इसने ना सिर्फ पब्लिक डोमेन में मौजूद डेटा का इस्तेमाल करके सोलर फ्लेयर्स के सिग्नल्स का पता लगाया, बल्कि इस हार्ट बीट से मिलते जुलते सिग्नल्स को ट्रेस करने का सफर भी शुरू कर दिया। उसका कहना था कि ये सिग्नल सूरज की सतह से 3106 माइल्स ऊपर से आ रहे थे, वो भी एक सी क्लास सोलर फ्लेयर्स के दौरान। सोलर फ्लेयर्स की स्ट्रेंथ की बिना पर साइंसदान सोलर फ्लेयर्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और सोलर फ्लेयर्स की 5 कैटेगरीज के नाम ये हैं। इनमें से सबसे कम स्ट्रेंथ वाली सोलर फ्लेयर्स को ए क्लास की कैटेगरी में रखा जाता है और सबसे स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर को
एक्स क्लास में रखा जाता है। कॉन ने अपनी स्टडी में ये रिवील किया कि ये हार्ट बीट जैसी रिकॉर्डिंग कोई बहुत बड़ा फिनोमिना नहीं है, बल्कि QPP का नतीजा है। ये एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें किसी भी स्टार के अंदर से थोड़े टाइम बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एमिशन बनते हैं। और जब साइंसदानों ने सूरज के अंदरूनी हिस्से को स्टडी किया तो उन्हें सच में वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पार्टिकल्स मिले, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सेम थी कि इनके दरमियान इतना ज्यादा वक्फा क्यों आया। इतनी ज्यादा स्टडी करने के बाद ये मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन फिर अचानक साइंसदानों को पता चला कि रिकॉर्ड किए गए सिग्नल्स में से एक सिग्नल किसी सेकेंडरी सोर्स से भी आ रहा था। यहाँ एक मसला हल नहीं हो रहा था, वहाँ एक और आ गया। पहली नजर में तो ये एक मुसीबत लग रही थी, लेकिन बाद में ये पता चला कि असल में ये सवाल के जवाब को ढूंढने का रास्ता है। असल में ये सिग्नल बहुत ज्यादा सोलर फ्लेयर्स के खारिज होने से नहीं आया, बल्कि ये सिग्नल सोलर फ्लेयर के बहुत ज्यादा टुकड़ों में टूटने की वजह से आया है। अब ये समझते हैं कि ये कैसे हुआ। जब मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम में सिग्नल के पहले पॉइंट को ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि QPP पॉइंट के नीचे एक हेलियोस्फेरिक इलेक्ट्रिक करंट शीट मौजूद है। इलेक्ट्रिक करंट शीट ऐसे पार्टिकल शीट होती है जो किसी भी स्टार की सरफेस पर रहकर उसके नीचे से निकलने वाली बिजली को कन्फाइंड रखने की कोशिश करती है और बाहर के एनवायरनमेंट में जाने से रोकती है। ऐसी ही इलेक्ट्रिक करंट शीट सूरज की सतह पर भी मौजूद है, जिसे हेलियोस्फेरिक इलेक्ट्रिक करंट शीट कहा जाता है। इस केस में ये सोलर फ्लेयर्स सूरज की सतह पर मौजूद इलेक्ट्रिक करंट शीट की वजह से पैदा हुई हैं, जिसकी वजह से सोलर फ्लेयर से निकलने वाला अनचार्ज मैटर तो एस्केप कर गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसी वक्त नहीं निकल पाई और नतीजे के तौर पर जो बहुत ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रिक पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उस इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फंस गई थी, वो उसके अंदर सर्कुलेट करते हुए सोलर एनवायरनमेंट में और भी ज्यादा खारिज होती गई, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद जब उन पार्टिकल्स के अंदर उतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई कि इलेक्ट्रिक करंट शीट उनको महफूज ना कर पाई, तब जाकर उस कलेक्शन में से पहले कुछ पार्टिकल्स और वेव्स बाहर आ गई। हालांकि आउटबर्स्ट के बाद इलेक्ट्रो करंट शीट ने कुछ पार्टिकल्स को फिर से विद होल्ड कर दिया था, लेकिन जो एस्केप कर गए थे वो पूरे सोलर सिस्टम में फैल गए। बाकी बचने वाले पार्टिकल्स भी अब तक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि करंट शीट उनको अपने अंदर नहीं रोक सकी। इसके बाद एक एक करके पुरानी सोलर फ्लेयर से पैदा होने वाले पार्टिकल्स बाहर निकलकर सोलर सिस्टम में एंटर हो गए, क्योंकि अब ये टुकड़ों में करंट शीट की एनर्जी को तोड़ रहे थे, जिसकी वजह से ऐसे सिग्नल्स में ऐसे वक्फे देखने को मिले जो एक हार्ट बीट की तरह लग रहे थे, वरना ये भी बाकी रीडिंग्स की तरह एक नॉर्मल रीडिंग होती। रही बात सेकंड सोर्स से आने वाले सिग्नल की, जिसने इस मिस्ट्री को सुलझाने में अहम रोल अदा किया है, तो हो सकता है कि उस सिग्नल के रीजन वाले पार्टिकल्स शीट के किसी दूसरे हिस्से से एस्केप हुए हों, जिसकी वजह से उसका सोर्स पॉइंट अलग ऑब्जर्व किया जा रहा था। कभी भी हमारी इतनी बड़ी कॉस्मोलॉजिकल प्रॉब्लम इतने सालों में माइनर सॉल्यूशन से ही सॉल्व हो जाती हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही शानदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।